अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू में तर्जमा करने का सिलसिला जारी है। अब तक कई वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। कुछ हज़रात तर्जमा करने के कुछ ज़रूरी उसूल और हिदायत वगैरह जानना चाह रहे थे, जबकि इस ताल्लुक़ से सिलसिलावार असबाक में तर्जमा निगारी की सीरीज़ में तफसील के साथ ये सब बताया जा चुका है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। फिर भी यहाँ मौका की मुनासबत से इंग्लिश से उर्दू तर्जमा करने के तकरीबन 8 ज़रूरी और अहम उसूल बयान किए जा रहे हैं, ताकि आगे तर्जमा करने में आप सबको आसानी हो। ये वीडियो बहुत ही अहम और दिलचस्प है, बल्कि ज़रूरी है, इसलिए आखिर तक देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि तहरीर और वीडियो दोनों शक्लों में अंग्रेजी सिखाने वाली हमारी बेहतरीन किताब रहनुमाए अंग्रेजी छप कर दोबारा आ चुकी है। 2 जिल्दों और 880 सफ़ात में मुश्तमिल इस किताब की मजमूई कीमत फिलहाल सिर्फ 530 रुपये रखी गई है। अभी ये ऑफर है, डाक खर्च भी नहीं लिया जा रहा, बाद में कीमत बढ़ सकती है, तो देर न करें, फिर न कहना कि खबर न हुई। आप हिंदुस्तान में कहीं भी किसी इलाके में ये किताब मंगवा सकते हैं। 10 दिनों के अंदर आपके इलाके में किताब पहुंच जाएगी। तो राब्ता करने के लिए मैसेज करें 76 67 63 52 99। सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। अंग्रेजी से उर्दू तर्जमा निगारी के कुछ अहम और ज़रूरी उसूल। दोस्तों, सबक नंबर 125 में उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा करने के लिए जो उसूल और रूल्स बताए गए हैं, उनमें से अक्सर अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जमा करने के लिए भी ज़रूरी हैं। 12-13 उसूल बताए गए थे वहाँ, तो यहाँ जो अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जमा निगारी के लिए भी वो उनमें से अक्सर ज़रूरी है। उन्हें तकरार की वजह से यहाँ दोबारा नहीं बताया जाएगा। अगर जिनको देखना हो, ज़रूरी हो, वो 125 सबक नंबर 125 में देख सकते हैं। हाँ, कुछ ज़रूरी हिदायत वहाँ के भी ज़िक्र किए जाएंगे। अगर आपको वो मालूम नहीं है तो पहले उन्हें देख लें और समझ लें। ताहम उनके अलावा इंग्लिश से तर्जमा करते वक्त चंद बातों का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। वो चंद बातें ये हैं। सबसे पहली हिदायत, सबसे पहला उसूल, सबसे पहले ये देखा जाए कि जुमला कौन सा है, यानी टेंस का है या बी फॉर्म्स का है, यानी इज़, एम, आर, हैज़ है, वाज वर वाला है, यानी सिंपल सेंटेंस वाला है, या फिर मॉडल वर्ब्स वाला है, या इम्पेरेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। कौन सा है, जुमले की पहले शनाख्त करनी है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर जुमला अगर टेंस, सिंपल सेंटेंसेस या मॉडल वर्ब में से है, तो सबक नंबर 8 में बताए हुए 6 तरीक़ों में से कौन सा तरीक़ा है, यानी मुस्बत है, यानी अफर्मेटिव है, या मनफी यानी नेगेटिव है, या सवालिया मुस्बत है, या फिर सवालिया मनफी है, या फिर सवालिया मुस्बत माँ WH फैमिली है, या फिर सवालिया मनफी माँ WH फैमिली है। फिर उसी के हिसाब से उर्दू में तर्जमा किया जाए। तीसरी हिदायत, तीसरा उसूल ये है कि जिस तरह इंग्लिश की एक हैयत और तरतीब है कि पहले फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, फिर मुआविन फ़ेल या फिर फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होता है, फिर जाकर मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद मुताल्लिक़ात यानी अदर चीज़ें आती हैं। जैसे एक मिसाल ले लेते हैं, ज़ैद गोज़ टू हिज ऑफिस डेली एट 10 o'clock। तो इसमें देखिए कि ज़ैद पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद गोज़ ये वर्ब है, उसके बाद टू हिज ऑफिस ये ऑब्जेक्ट है, मफूल है, उसके बाद आगे डेली एट 10 o'clock ये अदर यानी दीगर चीज़ें मुताल्लिक़ात हैं। ऐसे ही उर्दू की भी एक तरतीब है, एक हैयत है कि पहले फ़ाइल आता है, फिर मफूल, या मफूल ना हो तो पहले मुताल्लिक़ात वगैरह आ जाते हैं, फिर मफूल अगर जुमला लंबा हो तो तब आखिर में जा कर के फ़ेल आता है। जैसे इसी का तर्जमा देख लेते हैं, ज़ैद हर रोज़ 10 बजे अपने ऑफिस जाता है। तो ये उर्दू की तरतीब है, ज़ैद हर रोज़ 10 बजे अपने ऑफिस जाता है। तो पहले ज़ैद यानी फ़ाइल आया है, फिर हर रोज़ 10 बजे ये मुताल्लिक़ात है चूँकि जुमला लंबा है, अपने ऑफिस ये मफूल है, उसके बाद जाता है ये आखिर में फ़ेल है। तो इस तरह ये तरतीब होती है। हाँ, 6 तरीक़ों के मुताबिक तरतीब आगे बदलती भी है। सवालिया हो तो अलग तरतीब बन जाती है, मनफी हो तो अलग, धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, लेकिन ये एक तरतीब है जो उर्दू की है। लिहाजा उर्दू में तर्जमा करते वक्त इसकी तरतीब और हैयत का ख्याल रखना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, उसूल नंबर 4। चौथा उसूल ये है कि हर ज़बान की तरह इंग्लिश का भी अपना एक मिजाज है। लिहाजा उर्दू में तर्जमा करते वक्त उस मिजाज का ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश में लफ्ज़ टेक, जिसके माना होता है लेना, मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ मिलकर कई जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन हर जगह अलग अलग माना अदा करता है। जैसे
टेक ब्रेकफास्ट, इसके माना नाश्ता करना। इस तरह टेक टी, चाय पीना। टेक रेस्ट, आराम करना। टेक बाथ, गुस्ल करना। टेक केयर, ख्याल रखना। टेक एडवांटेज, फ़ायदा उठाना। टेक टाइम, वक्त लगना, वगैरह वगैरह। तो हर एक में टेक का इस्तेमाल तो हुआ है, वर्ब जो टेक वो आया है, मगर कहीं भी लेने का तर्जमा नहीं हुआ है, इसलिए कि ये अंग्रेज़ी का मिजाज और अंदाज़ है। इसी तरह बोला जाता है, आगे कोई भी चीज़, कोई भी लफ्ज़ लगाकर माना मफ़हूम अलग हो जाता है, लेना का माना नहीं करेंगे। इसकी तफसील सबक नंबर 125 में भी आ चुकी है, तफसील के साथ मज़ीद मिसालें वहाँ देख लें। आगे बढ़ते हैं। अगला है पाँचवा उसूल, एक लफ्ज़ के कई मानी होते हैं, इसलिए ऐसे इंग्लिश लफ्ज़ का सही तर्जमा ज़्यादातर सियाक़ व सबाक़, जिसको कंटेक्स्ट कहते हैं, इससे समझा जाता है। जैसे अंग्रेज़ी लफ्ज़ है सेल, CELL, सेल, जिसका सादा उर्दू तर्जमा देखें तो खाना होता है, खाना यानी घर। अब अगर कहीं जेल का तस्करा चल रहा हो तो इस सेल से मुराद यकीनन कोठरी होगी, कैद खाना, जहाँ कैदियों को बंद रखा जाता है। ताहम ये भी हो सकता है कि तहरीर जो है बातचीत या तहरीर हयातियात यानी बायोलॉजी के बारे में हो, तो इसका तर्जमा हम खलिया करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि सेल फ़ोन के बारे में बात हो रही हो, यानी मोबाइल वगैरह के बारे में, फ़ोन वगैरह के बारे में, और सेल कहा तो तर्जमे, तो उसके लिए यहाँ पर सेल से मुराद सेल यानी सेल फ़ोन यानी मोबाइल होगा। तो तर्जमे को आम फहम बनाने की गर्ज से आप इसका तर्जमा मोबाइल फ़ोन कर सकते हैं। इस तरह लफ्ज़ गेट, इसका आम माना पाना और हासिल करना है, लेकिन बहुत से दिगर मानी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ मिसाल देखते हैं, इसका इस्तेमाल होने के माना के लिए होता है। जैसे टी इज़ गेटिंग कोल्ड, टी इज़ गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। तो देखिए गेट के माना पाना हासिल करना होता है, लेकिन यहाँ पर होने का माना हो रहा है। इस तरह शी गॉट हैप्पी, वो खुश हो गई। सुनने या समझने के माना के लिए जैसे आर यू गेटिंग माई वॉइस, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, या फिर डिड यू गेट इट, या फिर गॉट इट, समझ में आया या समझे। इस तरह पहुंचने के माना के लिए आई गॉट होम एट 10 o'clock, मैं 10 बजे घर पहुंचा। इस तरह ही ऑलवेज़ गेट्स ऑफिस एट 9 AM, वो हमेशा 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। तो देखिए पहुंचने के माना में है। लाने के माना के लिए जैसे गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। या फिर कैन आई गेट यू समथिंग, क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं। तो ये कुछ मानी हमने ज़िक्र किए, और भी बहुत से मानी के लिए गेट का इस्तेमाल होता है। तो सियाक़ व सबाक़ से यानी कंटेक्स्ट से समझा जा सकता है कि यहाँ पर कौन सा माना इस्तेमाल हो सकता है, किया जा सकता है, उसी हिसाब से उर्दू में तर्जमा करना है। आगे बढ़ते हैं। छठा है, इंग्लिश में एक लफ्ज़ है इट, जिसका उर्दू में माना होता है ये, सब जानते हैं, और एक दूसरा लफ्ज़ है देयर, जिसका माना होता है वहाँ। लेकिन जब इन दोनों में से कोई एक लफ्ज़ किसी सेंटेंस यानी जुमला के शुरू में हो, तो आम तौर पर उसका तर्जमा कुछ भी नहीं होता, यानी किया ही नहीं जाता। ना इट का तर्जमा होता है, ना देयर का तर्जमा होता है, कुछ तर्जमा नहीं होता। इसे इंट्रोडक्टरी इट या फिर इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। जैसे मिसालों से समझते हैं। ये मिसाल है इट इज़ 7 o'clock, इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं इट्स 7 o'clock। अब ये इट यहाँ जो आया है, इसका तर्जमा हम उर्दू में क्या करेंगे, तो इसका तर्जमा कुछ भी नहीं होगा। ये इंट्रोडक्टरी इट है, इसका तर्जमा कुछ भी नहीं होता। अब हम इसका तर्जमा ये नहीं कहेंगे कि ये 7 बजे हैं, बल्कि 7 बजे हैं, सही तर्जमा है 7 बजे हैं। इस तरह इट रेन्ड यस्टरडे, ये कल बारिश हुई, तर्जमा गलत होगा, इसका तर्जमा सही होगा कल बारिश हुई या हुई थी। इट इवनिंग, इट इज़ इवनिंग, इट इज़ इवनिंग, ये शाम हो गई, ये तर्जमा गलत होगा, बल्कि शाम हो गई। इसी तरह अगली मिसाल है देयर की। देयर आर 10 boys इन द क्लासरूम, देयर आर 10 boys इन द क्लासरूम, वहाँ कमरे में 10 लड़के हैं, वहाँ कमरे में 10 लड़के हैं। ऐसा तर्जमा करना गलत होगा, इसलिए कि देयर का माना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तर्जमा होगा सही कमरे में 10 लड़के हैं। इस तरह देयर आर नो फ्लावर्स इन द गार्डन, वहाँ बाग में फूल न थे, या वहाँ बाग में फूल नहीं थे, तो वहाँ का तर्जमा करना गलत है, बल्कि बाग में फूल न थे या बाग में फूल नहीं थे। इस तरह अगली मिसाल है इज़ देयर एनी प्लेयर इन द प्ले ग्राउंड, इज़ देयर एनी प्लेयर इन द प्ले ग्राउंड, क्या खेल के मैदान में वहाँ कोई खिलाड़ी है,
क्या वहाँ खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है, या क्या खेल के मैदान में वहाँ कोई खिलाड़ी है, ऐसा तर्जमा करना गलत होगा। देयर का तर्जमा वहाँ नहीं होगा, बल्कि तर्जमा सीधा सीधी इसका होगा क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है। तो इसको भी समझना और ख़्याल रखना इसका भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। 7वां है कि इंग्लिश में कभी वर्ब यानी फेल के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब मिलकर आता है, जिसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इसमें एक वर्ब का माना असल में जो होता है, पहले से जो चला आ रहा है, और असल में जो होता है वो प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगने की वजह से बदल जाता है, चेंज हो जाता है, जिसे अरबी में सिला भी कहते हैं। और सिला के बदलने से वहाँ भी फेल का माना अरबी में भी बदल जाया करता है। जैसे मिसालें समझते हैं। इंग्लिश में एक वर्ब है ASK, आस्क। इसका माना होता है पूछना, कहना। लेकिन अगर आगे फॉर लगा दिया यानी आस्क फॉर, तो माना हो गया मांगना। अब ये पूछना कहना नहीं होगा, बल्कि मांगना इसका माना हो जाता है। इस तरह लुक का माना देखना होता है, लेकिन अगर इसके आगे आफ्टर लगा दिया तो लुक आफ्टर हो गया, माना बदल गया, इसका हो गया अब देखने से देखभाल करना। ऐसे ही टेक का माना लेना या पकड़ना होता है, लेकिन टेक ऑफ लगा दिया OFF ऑफ, तो इसका माना उड़ान भरना। इसी तरह अगर डाउन लगा दिया तो टेक डाउन, इसका माना हो गया लिख लेना। तो एक ही वर्ब के साथ मुख्तलिफ प्रीपोजिशन या एडवर्ब से माना बदल जाता है। इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है तर्जमा करते वक्त। आगे बढ़ते हैं। 8वां उसूल जो कि आखिरी है। अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जमा करने से पहले पैराग्राफ में आए हुए नामानूस और मुश्किल अल्फाज का तर्जमा किसी डिक्शनरी से तलाश करके पहले ही कहीं लिख ले। शुरू में ऐसा करना पड़ता है, पहले ही लिख लें, या कहीं भी तर्जमा कर रहे हैं तो कहीं अलग से नोटबुक वगैरह में लिख लें, ताकि तर्जमा करते वक्त दिक्कत ना हो, बार बार डिक्शनरी ना खोलनी पड़े। तो इसके लिए डिक बॉक्स यूनिवर्सल डिक्शनरी जो कि मोबाइल में है, पहले भी इसका तज़किरा किया गया है, उसकी मदद ली जा सकती है। इसकी तफसील जो है बताई जा चुकी है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, तफसील से उसे देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिक्शनरी है। तो दोस्तों ये चंद ज़रूरी उसूल हिदायत है जो अहम और ज़रूरी हैं। कुछ का तज़किरा तो सबक नंबर 125 में भी हो चुका है तफसील के साथ। बाकी और मज़ीद उसूल और हिदायत भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना काफ़ी है तर्जमा शुरू करने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।